हेलो एवरीवन, नमस्ते आप सभी को। अभी मेरे गले की हालत थोड़ी सी ख़राब है तो मैं थोड़ा धीरे बोल पा रही हूँ, उसके लिए प्लीज़ मैनेज कर लीजिएगा। तो एक मेरी सब्सक्राइबर हैं, मतलब रेणुका समी जी नाम है उनका। तो वो ना बहुत टाइम से मतलब मुझसे पूछ रही हैं कि घर पे स्फिग्नोमैनोमीटर से बीपी नापने का प्रोसीजर मैं बता दूं, पर मतलब रिकॉर्ड तो कर लेती हूँ पर प्रॉपर प्रोसीजर को डिस्क्राइब नहीं कर पाती हूँ मैं, क्योंकि पेशेंट बैठे रहते हैं उस कंडीशन में। तो अभी मेरा लंच ब्रेक हुआ है, लंच टाइमिंग हुआ है अभी 2 से 3 का। फिर भी हमारा बोलना चाहिए कि कोई प्रॉपर लंच टाइमिंग नहीं होता है। खाते रहोगे, पेशेंट आके बाहर आपको झांकते रहेंगे, वेट करते रहेंगे। तो इस कंडीशन में लंच को जल्दी जल्दी बंद करके रखना पड़ता है, क्योंकि अच्छा ही नहीं लगता कि कोई वेट कर रहा है, बाहर झांक रहा है बार बार। तो और उनको कितना ही बोलोगे ना आप बूढ़े बूढ़े बुजुर्ग दादा दादी को कि बैठिए, खाने की बात कर रही हूँ, बनता ही नहीं है कुछ ऐसा। लेकिन ठीक है, तो अभी मेरे लंच टाइमिंग है तो मैंने सोचा कि थोड़ा मैं डिस्क्राइब कर दूँ स्फिग्नोमैनोमीटर, जैसा कि ये है, ठीक है। ये होता है मैनुअल बीपी मशीन, जिसको स्फिग्नोमैनोमीटर बोलते हैं, जो मर्क्यूरी का इसमें मापदंड होता है नॉन, और इसके साथ ये स्टेथोस्कोप। तो ये 2 चीज़ें होती हैं, ठीक है। हमारे नर्सिंग के फर्स्ट ईयर के पहले दिन पहला प्रोसीजर ही बेड मेकिंग और बीपी नापना, यही सिखाया जाता है। और ज़िंदगी भर ये बीपी जो है ज़िंदगी भर पीछा नहीं छोड़ता। कोई पेशेंट तो अभी नहीं है, क्योंकि अभी सब चले गए जितने थे, और कोई है भी नहीं जिसमें मैं डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा सकूं, पर मैं आपको थोड़ा बता सकती हूँ, ठीक है। तो घर पे नापना है, ठीक है। ये सबसे रिलायबल मशीन होता है। इसके अलावा डिजिटल बीपी मशीन भी होता है, ठीक है, बैटरी वाला जो होता है। लेकिन ऐसा बोलते हैं कि सबसे रियल जो ऑथेंटिक जो बीपी का मापक है, रियल बीपी जो बताता है, वो यही बताता है, ठीक है। क्योंकि डिजिटल चीज़ों में जानते हैं आप, थोड़ा उतना ज़्यादा भरोसा नहीं कर पाते हैं, ठीक है लोग। तो सबसे पहले मैं बता दूँ, अब इतना डीप नहीं जाते हैं घर पे कैसे नापना है, अभी ये बताती हूँ मैं। तो ये आपका ट्यूबिंग सा दिख रहा है, ठीक है। इसमें आपका एक ये है ट्यूब जिसमें ये बल्ब जैसा दिख रहा है आपको, और ये आपका है ये जो कफ जो आपका बाजू में लगेगा। तो मैं आपको इजीली बताती हूँ, ठीक है, कि हमको ये कहाँ पे रखना है, कहाँ लगाना है। तो ये हमारा शोल्डर एरिया है। इतना साइंटिफिकली मेडिकल वे में नहीं बताऊंगी आपको, नॉर्मल वे में बताती हूँ, ठीक है। ये हमारा बाजू है, ठीक है। ये कोहनी जहाँ से मुड़ती है, ठीक है, यहाँ से आपको 2 उंगली यहाँ पे रख, जैसे ये आपका कोहनी मुड़ रहा है, ठीक है, यहाँ से। तो ये कोहनी जहाँ से मुड़ना चालू हो रहा है, वहां से 2 उंगली ऊपर में ये कफ आपको लगाना है। अब आपको कैसे प्लेस करना है ये बताती हूँ मैं। तो इसे आप लेंगे ऐसे। अब मैं अकेली हूँ, देखती हूँ बनता है कि नहीं, कोशिश करूंगी, ठीक है। आपको ऐसे रखना है ये कफ कि ये जो 2 ट्यूबिंग्स है, ये जो 2 ट्यूब्स है ना, ये दोनों ट्यूब्स आपके ये जो कोहनी है उसके बीचों बीच में ऐसे, ये सॉरी अकेले बन नहीं रहा है, कोशिश कर रही हूँ मैं लगाने की। तो ये जैसे कि मैंने ये जैसे मैंने थोड़ा लगाने की कोशिश की है अकेले, तो ठीक है। अब आपको दिख नहीं रहा होगा अच्छे से, लेकिन ये मेरा कोहनी है, कोहनी से 2 उंगली ऊपर ये मैंने किया है। अब ये और ये ट्यूबिंग्स आपका कहाँ आना चाहिए, बीचों बीच ऐसे, आपके हथेली के बीचों बीच ऐसे रहना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा और क्या है कि ये कफ को कितना टाइट बांधना है। तो कई लोग एकदम टाइट खींच के बांधते हैं, लेकिन एकदम टाइट खींच के नहीं बांधना है। कम से कम इतना कि एक उंगली ऐसे इंसर्ट हो सके, एक उंगली थोड़ी इजीली इंसर्ट हो सके, इतना आपको टाइट करना है, और ढीला भी नहीं छोड़ना है एकदम, ठीक है। और ऐसा होता है कि अडल्ट स्फिग्नोमैनोमीटर मतलब कि बड़े हाथ को नापने का है। इसको अगर आप 5 साल से 10 साल के ऐसे बच्चों पतले पतले हाथों में करेंगे तो ये पूरा ही लपटा जाएगा, ये आप ऐसे प्रेशर करोगे फूलेगा ही नहीं। तो ये सिर्फ बड़े हाथों के लिए, बड़े बच्चों के लिए, मतलब बड़े लोगों के लिए है। इसके बाद क्या करना है, पहले मैं इसका मैकेनिज्म बता देती हूँ इसको। ये क्या है, ये नट बोल्ट की तरह, मैं इसको नट बोल्ट ही बोलती हूँ। अब थोड़ा कॉलेज का पढ़ा हुआ थोड़ा सा वैनिश होते जा रहा है। तो ये देखिए, इसको आप घुमा सकते हैं, ऐसे खोल भी सकते हैं, मतलब ये टाइट करने का भी है, फिर ढीला करने का भी है। तो पहले आपको इसको ऊपर की ओर करके टाइट करना है, थोड़ा सा टाइट, ज्यादा नहीं तो खुलेगा नहीं। टाइट करके फिर क्या करना है आपको, इसको पूरे हाथों से पंप करना है। जब आप इसको अच्छे से पंप करोगे तो ये फूलने लगेगा।
दोस्तों बीच में ही पेशेंट आ गए थे, फिर से करना पड़ा मुझे। ठीक है चलिए छोड़िए, कोई बात नहीं, आपके लिए इतना कष्ट कर सकती हूँ मैं। तो यहाँ तक पहुँच गए थे, इसको बता दी मैं। तो अब मैंने क्या बताया था कि ये नट बोल्ट है, इसको टाइट करने का भी है, इसको ढीला करने का भी है, ऊपर और नीचे करने के बाद टाइट करेंगे इसको आप, ठीक है, ज़्यादा नहीं करना है, इतना। फिर इसको जब आप पूरा प्रेस करेंगे तो ये देखेंगे कि ये जो मरकरी है, ये दिख रहा है थोड़ा थोड़ा, ये मरकरी ऊपर तक जाएगा। तो जब भी याद रखिएगा, जब भी बीपी पेशेंट में आप ले रहे हैं, ठीक है, तो नॉर्मली मैक्सिमम 200 तक चढ़ाना है। बीपी पेशेंट में जब आप ले रहे हैं, नॉर्मल इंसानों में ले रहे हैं तो ज़्यादा नहीं चढ़ाना है, 160-80 तक चढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो 200 तक चढ़ाना है, मतलब कि अब दिखाई देती हूँ। ये मैंने टाइट कर दिया इसको, ठीक है। अब मैं इसको पूरा प्रेस कर रही हूँ। इसके बाद ये तो मैंने चढ़ाने के बता दिया। अब सबसे मेजर काम आता है स्टेथोस्कोप का, कि करना क्या है। स्टेथोस्कोप क्या करता है, जब आप मरकरी पूरा यहाँ तक चढ़ा लेंगे, 200 तक दिख रहा है आपको, 200 तक, उसके बाद उससे पहले ही याद रखिएगा, मरकरी को चढ़ाने से पहले, मतलब इसको पंप करने से पहले ही आपको स्टेथोस्कोप लगाना है। स्टेथोस्कोप आपने ये लगाया कान में, ठीक है। इसके बाद ये आपका स्टेथोस्कोप रहता है, ये चालू और ये बंद, ठीक है। ये बंद रहेगा तो आपको कान में कोई आवाज़ नहीं आएगी। जब इसको आप ऐसे घुमा दोगे, जब यहाँ टैप करोगे, आपको कान में पूरा डम 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 पूरा सब सुनाई देगा तेज तेज। तो अब आपको इसको कहाँ पे प्लेस करना है, तो हमारा यहाँ पे एक आर्टरी जाता है, ठीक है, हार्ट से निकल के डायरेक्ट इधर आर्टरी जाता है, जो इधर, जिसकी वजह से हार्ट रेट यहाँ पे भी बीट होता है, ठीक है। जब भी आप ऐसे अपने दोनों तीनों उंगली से यहाँ रख के टच कीजिएगा, आपको पूरा एक धक 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 करता हुआ आपको पूरा टच होगा, ठीक है। ये आपको उसी के ऊपर प्रेस करना है, एकदम जोर से प्रेस नहीं करना है, कोई भी चीज़ जोर से नहीं करनी है, याद रखिएगा। बीपी पेशेंट, बीपी जब भी आप ले रहे हैं तो इसको यहाँ पे रखेंगे और आप ध्यान से सुनेंगे वो पल्स आपके कान में आ रही है कि नहीं, एकदम धक धक धक, थोड़ा सा एकदम डब 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 आपको कान में सुनाई देगी, सुनेंगे, ठीक है। ये यहाँ पे मैंने प्लेस कर लिया। अब मैं एक हाथ से दोनों काम कैसे करूँ दोस्तों, चलो, जैसे ये आपने एक हाथ से यहाँ दबाया, वो दोनों हाथ का काम होता है ना। एक हाथ से आपने इसको यहाँ पे पकड़ा हुआ है, दूसरे हाथ से आप इसको, सॉरी मैं अकेले हूँ तो समझ सकते हैं आप। और याद रखिएगा ये ट्यूबिंग से एक दूसरे में उलझी हुई ना हो, अच्छे से अलग अलग हो, क्योंकि 2-3 ट्यूब्स हो जाते हैं, ठीक है। अब मैं अकेले हूँ तो ऐसे ही बन पा रहा है दोस्तों। फिर इसको आपने टाइट किया, इसको आपने पूरा फुलाया, ठीक है। अब मैं अकेले करीब इतना 200 तक नहीं ले जा रही हूँ, आपको बताने के लिए इतना मैंने प्रेस किया। थोड़ा सा कर लेती हूँ मैं भी अपना बीपी जांच। वैसे मुझे एक्सपीरियंस हो गया है, तो बिना स्टेथोस्कोप के भी मुझे समझ में आ जाता है, क्योंकि वहाँ जब आवाज़ करती है। जब ये आपने चढ़ा दिया, ठीक है, अब जो आपने नट आपने टाइट किया था उसको धीरे से नीचे घुमाएंगे, धीरे धीरे नीचे घुमाएंगे, और आप देखेंगे कि वो मरकरी का, ये देखिए जो है वो नीचे आ रहा है। तो यही चीज़ जब नीचे आती है दोस्तों, अब मैं आपको ये सब खोल के समझाती हूँ। ये ट्रिक समझना, ये मतलब यही तो 2 टेक्निक है कि आपको ये स्टेथोस्कोप को रखना है और पल्स के पास आपको ये प्लेस करना है, जहाँ आपको धक धक सुनाई दे, और ये चीज़ आपको टाइट करनी है। फिर आपको प्रेस करना है पूरी तरीके से, 200 तक पहुँचाना है। 200 तक जब मरकरी पहुँच जाएगी, उसके बाद क्या करना है, धीरे धीरे आपको इसको खोलना है, एकदम धीरे धीरे खोलना है। तो देखोगे, जैसे ये करके दिखाती हूँ मैं, हवा निकल गई। सबसे पहली बात दोस्तों, ये ट्यूबिंग्स कोई भी एक दूसरे में उड़ी हुई, उलझी हुई नहीं रहनी चाहिए। तो ये मैंने मान लीजिए कफ लगा दिया किसी में, और ये मैंने टाइट किया। अब मैं, ये देखिए इधर मैंने पकड़ा हुआ है, ठीक है, ये फूल रहा है। अब मैंने इसको चढ़ाया, ठीक है। चढ़ाने के बाद जब आप स्टेथोस्कोप लगाए हो कान में, आपको जब उतारोगे मरकरी को, धीरे धीरे इसको नीचे ऐसे घुमा के, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे आपको एक आवाज़ सुनानी चालू होगी, एक आवाज़ सुनाई देनी चालू होगी, टप 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 ऐसे चालू होगा। एक जगह पे मान लो 160 या फिर 140 या फिर बीच में कहीं, और एक जगह चालू होगी और एक जगह नीचे में आते आते एक जगह बंद हो जाएगी, ठीक है। इसी को सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक बोलते हैं, ठीक है। जो 120/80 बोलते हैं ना, 120/80 होना चाहिए। मान लो आसपास आके 130/40 के आस में
आसपास में आके चालू होती है, टप टप टप, उसके बाद नीचे आके वो 70-80 के आसपास बंद हो जाती है। तो आपको मतलब कि जहाँ पे चालू हुई है वो नंबर लिखना है, मान लो 140, और जहाँ पे बंद हुई है वो नंबर लिखना है कि मान लो 80। ये आपका निकल गया बीपी का कि कितना बीपी है। डायस्टोलिक सिस्टोलिक ये चीज़ें अब मेडिकल में आ जाएंगी। अब मैंने बहुत ही इजीली वे में कोशिश किया है अपने आप पे ही कि, और याद रखना कि जब भी आप बीपी लो, ये ट्यूबिंग्स एक दूसरे में उलझी हुई नहीं होनी चाहिए, बहुत ही अच्छे से साफ सुथरे तरीके से अलग अलग होनी चाहिए। फिर इसको रखने का वे भी आना चाहिए, मोड़ के इसको अच्छे से, ये सारी चीज़ें। तो ये था सिंपल वे में स्फिग्नोमैनोमीटर से बीपी नापने का मैंने तरीका बताया। कोशिश करूंगी कि अभी कोई आ जाए, कोई पेशेंट या कुछ, तो मैं अगर उनसे कंसंट मैं बीपी कैसे लेते हैं उनमें थोड़ा प्रैक्टिकल करके दिखा पाऊँ, लेकिन ये मैंने आपको थोड़ा इन जनरल नॉलेज दे दिया है। ठीक है, तो वेट करती हूँ, कोई आएंगे तो आपको रिकॉर्ड कर दूंगी, और नहीं आएंगे तो इसी से नेक्स्ट डे कभी रिकॉर्ड करके मैं ऐड कर दूंगी।